जब रोहित ने अब्दुल से अनीका की इंफॉर्मेशन मांगी तो अब्दुल ने अपने हाथ में पकड़े हुए फाइल से एक वर्कशीट निकाली और वह वर्कशीट में कुछ पढ़ते हुए अब्दुल ने रोहित से कहा, सर मैंने पता किया है कि मिस अनीका जब 6 साल पहले प्रेग्नेंट हुई थी तब उनके पेरेंट्स ने सबसे यह कहा था कि उन्हें इस प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि वह यह भी नहीं जानते थे कि मिस अनीका का लवर कौन था। मगर मनाली के लोग गुलेरिया परिवार की यह बात नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि जरूर मिस अनीका का कैरेक्टर और उनकी हरकतों पर पर्दा डालने के लिए मिस अनीका के परिवार वाले झूठी कहानी बना रहे थे। रोहित के लिए यह बात बिल्कुल सच थी कि रोहित आर्यन की बायोलॉजिकल मदर को नहीं जानता था। इसलिए शायद कहीं ना कहीं रोहित के लिए यह बात मानना दूसरों से थोड़ा आसान था कि अनीका के घर वाले अनीका के उस लवर को नहीं जानते थे। रोहित और अनीका जब डिनर पर मिले थे तब अनीका ने रोहित से कहा था कि वो रिया के पापा को अच्छी तरह जानती है। हो सकता था कहीं ना कहीं अनीका अपने लवर को उस वक्त बहुत प्यार करती थी और इसलिए इसकी आइडेंटिटी उसने अभी किसी को नहीं बताई। अपने सर पर अपना हाथ घुमाते हुए रोहित ने पास खड़े अब्दुल से कहा, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बच्चे को जन्म देने के बाद 6 साल तक मिस अनीका कहाँ थी और क्या कर रही थी? अपनी वर्कशीट से फाइल में रखते हुए अब्दुल ने निराश होकर रोहित से कहा, सॉरी सर, मगर इन 6 सालों में मिस अनीका कहाँ गई, किसके साथ रही, वह क्या कर रही थी, इन सब बातों की कोई इंफॉर्मेशन नहीं जुटा पाया हूँ मैं अब तक, मगर मेरी कोशिश जारी है सर। हताश रोहित ने टेबल पर अपनी मुट्ठी मारते हुए अब्दुल से कहा, तुम्हें मैंने स्पेशली कहा था कि अनीका के उन 6 सालों के बारे में पता करो जिनके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। जाओ पता करो और जल्द से जल्द मुझे मिस अनीका की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। अब्दुल ने हाँ में अपना सर रोहित के सामने हिला तो दिया था, मगर उसे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मिस अनीका के पास्ट में रोहित को इतना इंटरेस्ट क्यों था। जैसे ही अब्दुल ऑफिस से बाहर निकलने लगा, रोहित ने अपनी चेयर पर अपनी कमर सीधी करते हुए अब्दुल से पूछा, जरा यह भी पता लगाओ कि क्या उसने 6 साल पहले ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही दरवाजे की ओर चल रहे अब्दुल के कदम अचानक रुक गए। अब्दुल ने हैरान होकर रोहित को देखा और धीमी आवाज में रोहित से पूछा, सर यह क्या कह रहे हैं, ट्विंस बच्चे? ऐसी तो कोई जानकारी मुझे नहीं मिली। इससे पहले कि अब्दुल रोहित से और कोई सवाल पूछता, रोहित ने अब्दुल से कहा, ठीक है, तुम बस जल्दी से मुझे मिस अनीका के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ला कर दो। अब्दुल के ऑफिस से निकलकर रोहित डेस्क पर अपनी उंगलियां से टैप करने लगा। रोहित के सामने एकाएक पिछले दिनों में हुई सारी घटनाएं सामने आने लगी। दरअसल जिस दिन रोहित को पता चला था कि लिटिल एंजल और आर्यन हमशक्ल है, उसी दिन रोहित को उसकी पीठ पीछे चल रहा सारा खेल समझ में आ गया था। रोहित को अब तक लग रहा था कि शायद अनीका रोहित के प्यार में थी, इसीलिए वह आर्यन के नजदीक आना चाहती थी, मगर अब रोहित के सामने सब कुछ साफ नजर आ रहा था। दरअसल अनीका अपने बेटे आर्यन के प्यार की वजह से रोहित के नजदीक आना चाहती थी। इतनी ही नहीं, रोहित को यह भी बात समझ में आ गई थी कि आर्यन किसी साइकोलॉजिकल की बीमारी का शिकार नहीं था। जब भी आर्यन के अंदर लड़की की पर्सनालिटी आती थी, वह आर्यन नहीं बल्कि रोहित की बेटी होती थी। और आज रोहित को अनीका की वह बात याद आई जब उसने सनशाइन इंटरनेशनल में रिया का एडमिशन करवाया था और अंजलि मामी से कहा था कि एडमिशन रोहित मारवा के नाम का यूज करने की वजह से हुआ था। सारे के सारे एविडेंस को अपने सामने रखकर रोहित ने जब सोचा, तब कहीं ना कहीं रोहित को इस बात का एहसास हो चुका था कि लिटिल एंजल अनीका की डॉटर है और वो सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। जब रोहित स्कूल पहुंचा तो रोहित ने देखा कि सिमरन मेहरा रोहित की बेटी को सबके सामने ह्यूमिलिएट कर रही थी। सिमरन मेहरा को सबक सिखाने के बाद रोहित ने रिया को गले से लगा लिया
और जब उसे कार में अपने साथ ले जाने लगा तब उसे इस बात का भी एहसास हुआ था कि शायद रिया, आर्यन और अनिका यह सारी बातें रोहित से सिर्फ इसलिए छुपाना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अनिका को यह डर था कि रोहित मारवा द बिजनेस टाइकून अनिका के बच्चे को छीन न ले। इसलिए रोहित ने रिया के सामने यह नाटक किया कि वो उसे आर्यन समझ रहा था, क्योंकि रोहित समझ चुका था कि अगर अनिका को यह पता चल जाता है कि रोहित आर्यन और रिया के बारे में सच्चाई जान चुका है तो हो सकता है वह कोई कदम उठाए जिससे या तो रोहित को या खुद अनिका को कोई तकलीफ पहुंच सकती थी। आखिर रोहित का आईक्यू स्कोर सचमुच 300 के आसपास का था, मगर इस वक्त उसे अपने बच्चों के सामने लो आईक्यू कहलाने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि बदले में रोहित को जो मिल रहा था वह आईक्यू की ओर से कहीं ज्यादा ऊंचा था। वहां था अपनी बेटी का साथ, उसने साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका। अभी रोहित यह सब कुछ सोच ही रहा था कि उसकी स्मार्ट वॉच में एक नोटिफिकेशन आया। रोहित ने लिटिल एंजल की आने वाले मैच का रिमाइंडर सेट कर रखा था। बस कुछ ही मिनटों में लिटिल एंजल की मैच शुरू होने वाली थी। रोहित अपने ऑफिस में से निकलकर आर्यन के बेडरूम की ओर गया, जहां रिया अपनी डॉल्स के साथ खेल रही थी। जब रोहित ठीक बेडरूम के पास पहुंचने वाला था तब रोहित ने देखा कि अंदर से रिया ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। रोहित जान चुका था कि अब रिया अपनी लाइव स्ट्रीम की तैयारी करने वाली थी, इसलिए वह फिर से स्टडी में बाहर जाकर बैठ गया और अपने लैपटॉप को स्विच ऑन करके लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीम शुरू होने का वेट करने लगा। आज ना सिर्फ रोहित लिटिल एंजल का फैन बनकर यह गेम देखने वाला था, मगर एक ऐसा प्राउड बाप बनकर बैठने वाला था जिसकी बेटी ने इतनी छोटी सी उम्र में दुनिया भर के लोगों को अपने टैलेंट का दीवाना बना रखा था। रोहित जानता था कि इस बार फैन नानू से पहले उसे लिटिल एंजल के सपोर्ट में ढेर सारे टोकन्स बेचकर लिटिल एंजल का विश्वास जीतना था। इसीलिए लैपटॉप के ठीक सामने रोहित ने अपना बैंक कार्ड रखा था, ताकि जैसे ही वक्त आए वह फटाफट अपने कार्ड की डिटेल डालकर रिया के अपने ऑपोजिटिव के टोकन से ज्यादा टोकन देकर मैच में पावरफुल बना दे। आज की मैच में रिया का जीतना उसके फैंस के लिए जरूरी था, मगर उसके पापा के लिए रिया का विश्वास जीतना ज्यादा जरूरी था। इंतजार करते हुए बार बार कहीं ना कहीं रोहित को सिमरन की वह बातें याद आ रही थी जब वह रिया को टॉर्चर करते हुए उस बात पर हंस रही थी कि रोहित मारवा की तुम जैसी बेटी नहीं हो सकती, और रिया सबके सामने ऊंची आवाज में कॉन्फिडेंस और प्राउड के साथ यह कह रही थी कि रोहित मारवा इज माय डैड। रोहित चाहता तो सिमरन मेहरा से बदला लेने के लिए सिर्फ कुछ ही दिनों में अशोक मेहरा और मेहरा खानदान के बिजनेस को सड़क पर ला सकता था। रोहित जानता था कि अशोक मेहरा ने जिस प्रॉपर्टी डील में इतनी बड़ी इन्वेस्ट की थी वह एक लॉस मेकिंग डील फ्यूचर में साबित होने वाली थी, और जो लॉस मेहरा परिवार को 6 महीने बाद होने वाला था वो लॉस रोहित के चाहने पर 6 दिन में भी हो सकता था। वैसे तो रोहित ने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तक नहीं था, मगर रोहित के अंदर का बाप इस वक्त मेहरा खानदान से बदला लेने के लिए बेचैन हो रहा था। रोहित ने अपने मोबाइल से इंपीरियल ग्रुप की साइट पर लॉगिन किया। जैसे ही रोहित कुछ टाइप करने लगा, अचानक ही रोहित के लैपटॉप से नन्ही सी रिया की आवाज सुनाई देने लगी। हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी लाइव स्ट्रीम में आप सबका स्वागत है। जब रोहित ने फिर से अपना ध्यान लैपटॉप स्क्रीन पर डाला तब उसे पता चला कि कुछ ही सेकंड में हजारों रिया के सपोर्टर की उसकी लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़ गए थे। पिछली बार रिया का मुकाबला इंडिया के एक ऐसे रईसजादे से के साथ था जिसने अपनी पॉकेट मनी से लाखों रुपए की टोकन्स खरीद रखे थे, लेकिन आज रिया का मुकाबला जापान के एक प्रोफेशनल ट्रेंड गेमर के साथ होने वाले थे, जिसके पास पूरी दुनिया के 80 लाख फॉलोअर्स थे और लगभग 1,52,00,000 टोकन जमा थे। इस जापानीज गेमर का नाम था फी बेटा कप्पा। फी बेटा की
स्टैटिस्टिक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रिया के साथ आज कोई अन्याय होने वाला था। यह बिल्कुल ऐसी बात थी कि किसी 5 स्ट्रेट स्टैंडर्ड के बच्चे को एग्जाम में 12वीं क्लास का पेपर दिया जाए। रोहित जानता था कि आज रिया को अपने फैन डैडी के सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। हालांकि पिछले गेम में कमाए हुए टोकन और फैन नानू के सपोर्ट में दिए गए टोकन को मिलाकर रिया के पास भी अब कुछ 90 लाख टोकन जमा हो चुके थे, मगर अभी रिया को फी बेटा को के टोकन के पास पहुंचने के लिए कम से कम 40 से 50 लाख टोकन की जरूरत थी। जो रिया के लिए लॉयल सपोर्टर्स थे वह अपनी अपनी ताकत के हिसाब से थोड़े थोड़े टोकन रिया के सपोर्ट में भेज रहे थे। कोई रिया को 100 टोकन भेजता तो कोई 200, मगर रिया को जरूरत थी तो किसी ऐसे सपोर्टर की जो उसे इतना टोकन सपोर्ट में भेजे कि वह सीधे फी पेटा के लेवल तक पहुंच जाए। रोहित को आज इंतजार था कि जैसे ही फैन नानू आकर रिया को मदद करने की कोशिश करे, उससे ठीक पहले रोहित रिया की मदद करके रिया का विश्वास जीत लेगा। रोहित चाहता था कि रिया के मन में और रिया के लॉयल फैंस के मन में क्यूरियोसिटी और बढ़े इस बात को लेकर कि कैसे रिया फी पेटा का मुकाबला करने के लिए बचे हुए टोकन जुड़ा पाएगी। रोहित बेसब्री से फैन नानू के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। रोहित अच्छी तरह जानता था कि रिया ने अपने फैन नानू से प्रॉमिस ली थी कि वह अब उसे कोई टोकन नहीं भेजेंगे। मैच शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा था। रोहित जिस मौके की तलाश में इंतजार कर रहा था वो मौका आ चुका था। रोहित को लगा कि अब अब्दुल सही मौका आ चुका था रिया को टोकन भेजकर वन वक्त पर उसकी मदद करके अपनी बेटी की नजरों में हीरो बनने का। रोहित अपने कार्ड की डिटेल साइड पर डालने लगा। तभी रोहित ने देखा अचानक ही रिया के पेज पर टोकन और वर्चुअल गिफ्ट की बारिश होने लगी थी। रोहित ये देखकर हैरान हो गया। रोहित को पता था कि फैन नानू से रिया ने प्रॉमिस ली थी कि वह उसे कोई टोकन ना भेजे। फिर इतने सारे टोकन आखिर कौन सा सपोर्टर ने भेजा था? जब रोहित ने स्क्रीन पर नाम पढ़ा तो वो नाम देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक नहीं बल्कि सारे सपोर्टर्स रिया को 20,000 तो कोई 25,000 टोकन की गिफ्ट सपोर्ट में भेज रहे थे। जब रोहित ने स्क्रीन पर भेजने वालों के नाम पढ़े तो उसने देखा द पिंकी गर्ल ने रिया को 25,000 टोकन भेजे थे। यस द मास्टरमाइंड ने 40,000 टोकन सपोर्ट में भेजे थे और कई छोटे छोटे बच्चों ने रिया को अलग अलग अमाउंट के टोकन भेजे थे और साथ ही सब लोग लिख रहे थे आज तो क्लास यही जमाएंगे। तभी नन्ही सी रिया की आवाज लाइव स्ट्रीम पर सुनाई दी। हाय तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी क्या? तभी यस द मास्टरमाइंड ने रिया को जवाब लेते हुए कहा बॉस अब हम तो वही करेंगे जो हमारी बॉस करेंगी। तुम पढ़ेंगी तब हम पढ़ेंगे, तुम खेलेंगी तब हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बाकी बच्चों ने यश की इस बात पर ढेर सारे प्यार भरे इमोजीज रिया के लिए भेजे। बच्चों का इस तरह का व्यवहार देखकर रोहित को अपने आप पर गुस्सा आने लगा था कि आखिर क्यों उसने आज वेट करने के सपोर्ट करने का फैसला लिया था। रोहित मारवा ने सोचा भी नहीं था सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पॉकेट मनी इतनी हो सकती थी कि सबने मिलकर रोहित मारवा को हरा दिया था। सबने मिलकर रिया को अभी अभी कुछ ही सेकंड में 30 से 35 लाख रुपए के टोकन सपोर्ट में भेज दिए थे। गुस्से में आकर रोहित ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैंक कार्ड जोर से लैपटॉप स्क्रीन पर फेंका। बैंक कार्ड लैपटॉप स्क्रीन को लगकर बगल में रखे हुए रोहित के मोबाइल पर जा गिरा। तभी रोहित का ध्यान अपने मोबाइल में आए एक नोटिफिकेशन के ऊपर पड़ा। रोहित को अभी भी अनिका ने एक मैसेज भेजा था। रोहित ने जल्दी से अपना फोन उठाकर मैसेज नोटिफिकेशन पर क्लिक किया। अनिका ने रोहित से मैसेज में कहा क्या मैं जान सकती हूँ कि आप आर्यन की मॉम को इतनी नफरत क्यों करते हैं? अनिका का ये मैसेज पढ़ते ही रोहित समझ चुका था कि अब वक्त आ गया था जब अनिका और रोहित को आमने सामने बैठकर सारी बातों का खुलासा करना था।
रोहित को मैसेज भेजने के बाद अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसने रोहित के साथ बात करने में थोड़ी जल्दबाजी कर ली थी। हो सकता है अनिका का यह मैसेज देखकर रोहित को किसी तरह का कोई शक हो जाए और वो रिया को अनिका से दूर कर ले। अभी अनिका यह सब कुछ सोच ही रही थी कि रोहित का मैसेज अनिका के मोबाइल पर फ्लैश होने लगा। रोहित ने मैसेज में लिखा था, मुझे लगता है ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती। पहली बार अनिका रोहित के किसी सुझाव से सहमत थी। अनिका को भी लग रहा था कि ऐसी बातें अगर मिलकर की जाए तो चीजों को समझने में आसानी होती है। कई बार कहे हुए शब्द वह नहीं एक्सप्रेस कर पाते जो इमोशंस आंखें एक्सप्रेस कर सकती है। रोहित के मैसेज लिखते हुए अनिका ने पूछा, आप बताइए आप कब फ्री है, तब मिलते हैं। सामने से रोहित ने जवाब में लिखा, आप बताइए आप कब फ्री है। अनिका ने लिखा, एनी टाइम इज फाइन फॉर मी। रोहित ने तुरंत अनिका का इस मैसेज का जवाब देते हुए लिखा, कल सुबह का टाइम कैसा रहेगा। अनिका जानती थी कि सुबह सुबह उठना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। अनिका ने इस बार रोहित से बिना छुपाए कह दिया, दरअसल आई एम और लिस राइस। इस बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, हाउ अबाउट अप आफ्टरनून टाइम। अनिका ने जवाब में लिखा, दोपहर को खाने का वक्त होता है। रोहित ने जवाब में लिखते हुए कहा, एक्सीलेंटली, कल लंच साथ में करते हैं। रोहित की दावत अनिका को बहुत बोरिंग लगती थी। छोटी छोटी प्लेटों में रखे हुए बॉइल्ड वेजिटेबल्स अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। जब कभी भी रोहित अनिका ने साथ लंच लिया था तो उसे लगता था कि जैसे किसी पेशेंट का हॉस्पिटल में बिना स्वाद का खाना खिलाया जा रहा हो। पिछली बार भी अनिका को जबरदस्ती अपनी प्लेट में रखा खाना किसी तरह खत्म किया था। उन सब बातों को याद करते ही अनिका ने मैसेज में लिखा, नहीं, कल का मेरा लंच प्रोग्राम फिक्स है। इस बार रोहित ने अनिका को मैसेज करते हुए लिखा, तो तुम कब फ्री हो वह बताओ। जिसके जवाब में अनिका ने लिखा, एनी टाइम इज फाइन। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि इस बात का वह क्या जवाब देता, जब पहले ही अनिका कह चुकी थी कि एनी टाइम इज फाइन। उसके बाद रोहित ने अनिका को जो टाइम ऑफर की थी उसमें वह अपने आप को बिजी बताती रही थी। कुछ देर बाद जब अनिका को यह बात रियलाइज हुई, अनिका ने ऊपर स्क्रॉल करके अपना एनी टाइम इज फाइन वाला मैसेज पढ़ा। अनिका को पहली बार रोहित की ऊपर दया आई। अनिका ने रोहित को मैसेज लिखते हुए लिखा, कल दोपहर को 3 बजे मिलते हैं। कहाँ मिलना है वह लोकेशन मैं आपको भेज दूंगी। रोहित ने तुरंत ही जवाब में लिखा, इट्स मीट एट प्रिंस क्लब। वैसे तो अनिका को रोहित की सिलेक्शन की जगह हमेशा और एक्सपीरियंस और बोरिंग लगती थी, मगर अब वो इस को किसी तरह खत्म करना चाहती थी। रोहित को सुझाव में अनिका ने भी हाँ में हाँ भर दी और दोनों के बीच दोपहर 3 बजे क्लब प्रिंस में मीटिंग फिक्स हो गई। टाइम और लोकेशन कंफर्म करने के बाद रोहित ने अपना सेल फोन लैपटॉप के बगल में रख दिया। फिर स्टडी रूम से बाहर निकलते हुए रोहित ने धीरे से आर्यन के बेडरूम के पास गया। रोहित अपने ही घर में किसी चोर की तरह दबे पांव चल रहा था और रिया के बेडरूम के की होल से अंदर झांक कर देखने लगा। रोहित ने देखा कि अंदर रिया अपने भाई के राइटिंग डेस्क पर बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। गेम खेल रही रिया के मुंह पर एक्साइटमेंट देखकर रोहित ने चेहरे पर स्माइल आ गई। रिया की आंखें चमक रही थी और रिया की मुस्कान देखकर कोई पत्थरदिल इंसान भी पिघल जाता। रिया अपनी गेम के अंदर इतनी खो चुकी थी कि उसे पता भी नहीं था कि इस वक्त वह कहाँ थी। वह जिस तरह जोर जोर से अपने अपोनेंट्स को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी वो किसी वायरल प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। अचानक ही रिया को देखते देखते रोहित सोच में पड़ गया। रोहित को अचानक ही अपने घर की डिजाइनिंग में कुछ गड़बड़ लगने लगी। मारवा हाउस शहर के बेस्ट आर्किटेक्ट ने बनवाया था
और उसकी डिजाइनिंग रोहित और आर्यन की जरूरत के हिसाब से बनाई गई थी। नीचे के फ्लोर पर एक बहुत बड़ा और शानदार लिविंग एरिया बनाया गया था। लिविंग एरिया के ठीक बगल में रोहित की एक छोटी सी ऑफिस बनाई गई थी। थोड़ा आगे चलकर रोहित का मास्टर बेडरूम बनाया गया, जिससे लगकर एक शानदार गार्डन और गार्डन में एक ओपन जकुंजी था। फर्स्ट फ्लोर पर आर्यन का बेडरूम और उसके ठीक बगल में एक बड़ा सा स्टडी रूम था। स्टडी रूम और आर्यन के बेडरूम के बीच से निकलकर थोड़े कदमों पर ही टेरेस एरिया था। टेरेस एरिया में पहुंचा जा सकता था, जहां एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था और टॉप फ्लोर पर एक गेस्ट बेडरूम भी बनाया गया था, जो रोहित के बहुत ही खास मेहमानों के लिए था। मगर आज तक उस बेडरूम में कभी कोई गेस्ट बुलाया नहीं गया था। शायद रोहित ने अब तक ऐसा कोई दोस्त ही नहीं बनाया था जिसे वो अपने और आर्यन के पास आने देता। रोहित ने सोचा कि टॉप फ्लोर पर वह एक लिटिल प्रिंसेस वर्ल्ड बना देगा, जिसमें रिया की पसंद की सारी चीजें सजाई गई होंगी। आखिर आज रोहित ने रिया के लिए जितनी बार बेबी डॉल खरीदी थी, उन सब डॉल्स को अकोमोडेट करने के लिए रोहित को रिया के लिए एक बड़ा सा बेडरूम बनाना ही पड़ता। अपनी इस सोच में रोहित इतना गहरा उतर गया कि कहीं ना कहीं उसने घर का बंटवारा भी कर दिया था। टॉप फ्लोर नन्ही सी रिया के लिए, फर्स्ट फ्लोर आर्यन का बेडरूम और लिविंग एरिया के ठीक बगल में रोहित और अनिका का बेडरूम। यह ख्याल आते ही रोहित को जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग गया। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि इस तरह के ख्याल उसके मन में क्यों आ रहे थे। रोहित अब यह सब कुछ सोच रहा था, तभी अंदर से जोर से रिया के चिल्लाने की आवाज आई। रिया खुश होकर अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर अपनी जीत की खुशी की एक्सप्रेशन कर रही थी। रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला। रोहित को अंदर आते हुए देखकर रिया ने जल्दी से अपना सेल फोन राइटिंग टेबल पर रख दिया और किताब खोलकर पढ़ने का नाटक करने लगी। रिया के थोड़ा पास आकर रोहित ने पूछा, तुम्हें क्या करना पसंद है? मेरा मतलब है तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? रिया जल्दी से इस बात का जवाब देना चाहती थी। उसकी हॉबीज है इंटरनेट पर गेम खेलना। मगर यह बात रिया के मुंह से निकलती उससे पहले रिया को इस बात का एहसास हुआ कि इस वक्त वह आर्यन थी और उसे आर्यन बनकर रोहित के इस सवाल का जवाब देना था। इसलिए रिया ने रोहित को जवाब देते हुए कहा, मुझे मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। रिया की बात सुनकर रोहित ने यकीन नहीं हो रहा था कि बाहर से इतनी शरारती लगने वाले रिया को पढ़ना अच्छा लगता था। रिया के पास रखे छोटे से टूल पर बैठकर रोहित ने रिया से पूछा, तो क्या डैडी तुम्हारी मदद कर सकते हैं तुम्हारी पढ़ाई में? रोहित को पता था कि यह उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बाप बेटी के बीच में बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से सुधारने की। रोहित यह मौका किसी भी कीमत पर जाने देना नहीं चाहता था। रोहित रिया को यकीन दिलाने वाला था कि रोहित जो बाहर से इतना रफ एंड टफ दिखता है, अंदर से वह उतना ही सॉफ्ट और इमोशनल था। रोहित के मुंह से पढ़ाई की बात सुनकर रिया को कहीं ना कहीं रोहित पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मगर अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए रिया ने अपनी मेंस की किताब रोहित के सामने खोल दी। डॉक्टर शालिनी का घर। डॉक्टर शालिनी अपने कमरे में बैठी फोन पर चीख चीख कर किसी से बातें कर रही थी। शालिनी फोन पर किसी से कह रही थी, यह तुम क्या कह रहे हो? आर यू श्योर मिस्टर रोहित मारवा ने अपने बेटे के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, उसे डांटा भी नहीं, और इस वक्त उनके और उनके बेटे के संबंध पहले से बेहतर हो चुके हैं? डॉक्टर शालिनी को रिपोर्ट करके कंफर्म करना चाह रही थी कि जो कुछ उसने अभी भी सुना था फोन पर वह सब सही था। डॉक्टर शालिनी को यकीन था कि आर्यन की गेमिंग करने की हॉबी के बारे में रोहित मारवा को पता चलते ही वह आर्यन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, क्योंकि रोहित के स्वभाव को देखते हुए डॉक्टर शालिनी कंफर्टेबल
थी कि आर्यन की छुप छुप के गेमिंग करने की यह आदत रोहित को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इतने सालों से मारवा खानदान के नजदीक रहने का शालिनी को इतना फायदा जरूर हुआ था कि वह रोहित के स्वभाव से पूरी तरह वाकिफ थी। वह यह भी जानती थी कि चाहे रोहित आर्यन को कितना भी प्यार करे, वक्त आने पर वह आर्यन पर उतना ही स्ट्रिक्ट भी कर सकता था। जब शालिनी ने सब कुछ सोच रही थी तब डॉक्टर शालिनी के फोन से अब्दुल की आवाज शालिनी को सुनाई देने लगी। अब्दुल शालिनी से कह रहा था, आपको नहीं पता डॉक्टर शालिनी कि जब मिस्टर मारवा को पता चला कि उनके बेटे में इतनी टैलेंट है तब उन्हें कितनी खुशी हुई थी। उनकी आंखों से अपने बेटे के लिए गर्व साफ नजर आ रहा था। जब अब्दुल की इस बात पर डॉक्टर शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल ने शालिनी से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर शालिनी? मुझे लगता है बाप बेटे के बीच में बढ़ते हुए प्यार को देखकर आप कुछ खुश नहीं लग रही है। और बढ़ाती हुई आवाज में डॉक्टर शालिनी ने अब्दुल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो खुश हूँ बाप बेटे के प्यार के बारे में सुनकर। डॉक्टर शालिनी की बात को काटते हुए अब्दुल ने कहा, मैं समझ सकता हूँ आपके इतने सालों की मेहनत पर पानी फिरते हुए देखकर आपको कैसा लग रहा होगा। आर्यन का सहारा लेकर आप मिस्टर मारवा के नजदीक आना चाहती थी, मगर यह सब हो ना सका। यहाँ तक कि मिस्टर मारवा ने आपकी सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी डिसलाइक कर दी है। अब्दुल की बातें इस वक्त डॉक्टर शालिनी को तीर की तरह चुभ रही थी। शालिनी को एक पल ऐसा लगा कि वो अब्दुल को याद दिला दे कि वो सिर्फ एक नौकर था और वो अपनी हैसियत में रहकर बात करे, मगर इस वक्त चुप रहने के अलावा डॉक्टर शालिनी के पास और कोई रास्ता नहीं था। फोन रखने से पहले अब्दुल ने शालिनी से कहा, अरे हाँ डॉक्टर शालिनी, अच्छा हुआ फोन रखने से पहले मुझे याद आ गया। मिस्टर मारवा चाहते थे कि मैं आप तक उनका एक मैसेज शेयर करूं। अब्दुल की मुंह से यह सुनते डॉक्टर शालिनी के कान अचानक खड़े हो गए। अचानक काले बादलों के बीच शालिनी को उम्मीद की एक किरण नजर आई। फोन को दोनों हाथों से पकड़कर डॉक्टर शालिनी ने अब्दुल से पूछा, हाँ बताइए, क्या मैसेज दिया है मेरे लिए मिस्टर मारवा ने? सवाल पूछने के बाद कुछ देर तक सामने से डॉक्टर शालिनी को कुछ पेपर घुमाने की आवाज आने लगी और फिर अचानक ही अब्दुल ने कहा, लाइफ केयर हॉस्पिटल को अब आपकी सर्विसेज की कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी इंसान लाइफ केयर हॉस्पिटल में या फिर मारवा खानदान के आसपास रहे जिसके अंदर अपने काम के प्रति लगाव कम हो और अपनी ड्यूटी को मिस्टर मारवा की निजी जिंदगी तक पहुंचने का जरिया समझते हो। आप जल्दी से अपने लिए कोई नया काम ढूंढ लीजिएगा। इससे पहले कि डॉक्टर शालिनी अब्दुल को कुछ कह सकती, अब्दुल ने अपनी बात पूरी करके तुरंत ही फोन काट दिया। छोटी सी उम्र होने के बावजूद भी मारवा खानदान के सपोर्ट से डॉक्टर शालिनी को लाइफ केयर हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था, मगर अब रोहित मारवा से दुश्मनी मोल लेकर उसने अपने परिवार का एक सुनहरा मौका भी गवा दिया था। मगर डॉक्टर शालिनी ये बहुत अच्छी तरह जानती थी कि यह बात मार्केट में आते ही डॉक्टर शालिनी की रेपिन्यूएशन को बहुत धक्का लगने वाला था। शालिनी अंदर ही अंदर अपनी इंसल्ट का बदला किस तरह लिया जाए वह सोच रही थी। तभी शालिनी की एक असिस्टेंट उसके कमरे में आई और शालिनी से कहा, डॉक्टर शालिनी, यह रही आपकी आज की टेबलेट जो आपने खास मंगवाई थी। टेबलेट को शालिनी की असिस्टेंट एक ऐसे बॉक्स में लेकर आई थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बॉक्स के अंदर कोई टेबलेट नहीं बल्कि कोई बेशकीमती डायमंड होगा। बॉक्स को शालिनी के टेबल पर रखकर असिस्टेंट शालिनी के कमरे से चली गई। शालिनी ने बॉक्स को खोलकर एक बार टेबलेट को चेक किया और फिर से टेबलेट को बॉक्स के अंदर रखते हुए तेजी से अपने कमरे से निकल गई। डॉक्टर शालिनी ने करण गुलेरिया का टीथ चेकअप करने रोज की तरह आज आकाश गुलेरिया के घर जाना था। कार में बैठी शालिनी को बार बार याद आ रहा था कि उसे किस तरह लाइफ केयर हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था।
और अब अचानक ही डॉक्टर शालिनी को अपना फ्यूचर अंधेरे में नजर आ रहा था। डॉक्टर शालिनी एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि वह चाहकर भी मारवा खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तभी अचानक कार चला रही शालिनी को एक बात का ख्याल आया कि अगर इस पूरे शहर में मारवा खानदान की टक्कर का कोई खानदान है तो वह है गुलेरिया खानदान। और रोहित मारवा की टक्कर का अगर कोई बिजनेसमैन दिल्ली में इस वक्त मौजूद था तो वह सिर्फ आकाश गुलेरिया था। गुलेरिया हाउस में पहुंचने के बाद जब शालिनी करण गुलेरिया के बेडरूम के पास पहुंची तो उसने देखा कि डॉक्टर शानबाग आकाश गुलेरिया के साथ ठीक करण गुलेरिया के बेडरूम के बाहर कुछ बातें कर रहे थे। डॉक्टर शानबाग ट्रेडिशनल एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर शानबाग ने ही मेडिकल कॉन्फ्रेंस में सबके सामने अनिका की बनाई हुई अमृत टेबलेट की क्वालिटीज को टेस्टिफाई किया था। जैसे ही आकाश गुलेरिया ने शालिनी को आते हुए देखा, आकाश ने शालिनी के हाथ पकड़े हुए टेबलेट बॉक्स की ओर इशारा करते हुए शालिनी से कहा, डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर शानबाग एक बार वह टेबलेट देखना चाहते हैं जो आप करण अंकल को दे रही है। आकाश ने अपना हाथ शालिनी की ओर आगे बढ़ा दिया। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह आकाश को मना करे। जब शालिनी ने देखा कि वह ना कहने की पोजीशन में नहीं थी तब उसने धीरे से अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा दिया। शालिनी का हाथ आगे आते ही आकाश ने शालिनी के हाथ से बॉक्स ले लिया और डॉक्टर शानबाग के हाथ में थमा दिया। डॉक्टर शानबाग कुछ देर टेबलेट को देखते रहे और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े टेंस होने लगे थे। डॉक्टर शानबाग ने टेबलेट को गौर से देखा, फिर टेबलेट की खुशबू स्मेल करने के बाद शालिनी की ओर देखा और पूछा, डॉक्टर शालिनी, आर यू श्योर कि आप मिस्टर करण गुलेरिया को यही टेबलेट आप दे रहे हैं? डॉक्टर शानबाग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आकाश गुलेरिया हैरान रह गया।